हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है डाई एथिल ईथर। तो डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होता है, इसका रासायनिक गुण क्या होता है, इसका भौतिक गुण क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, मतलब 5 अंक में ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सा डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना है, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी से आपको समझ में आएगा। एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। चलिए जी, देखिए आते हैं जी। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे हमने लिख दिया है, सबसे पहले हमने क्या लिखा है, डाई एथिल ईथर की बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। देखिए ये डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है C2H5O C2H5। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ तो C2H5O और फिर से C2H5 ये होता है जी। इतनी बात समझ गए हैं, ये इतना बात समझ गए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना हो गया, तो अब आप समझिएगा ये हमने क्या लिखा है। हम क्या करेंगे, कैसे प्रयोगशाला में बनता है, इस फिगर को हम बाद में समझाएंगे, सब समझ में आएगा। सबसे पहली बात, जब हमें बनाना है तो हमने लिखा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, जब एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर वह सांद्रता H2SO4 की उपस्थिति में, मतलब सांद्रता नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सांद्र H2SO4 होना चाहिए, ठीक है ना। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग कर दिया गया है गलत। मतलब एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये हुआ तो हमारा सिंपल वे में क्या हुआ, ये तो हुआ प्रयोगशाला विधि। इसमें हम क्या लेंगे, सबसे पहले एथिल एल्कोहल को लेंगे और उसको 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम गर्म करेंगे, तो हमें वहां से क्या मिल जाएगा, डाई एथिल ईथर मिलेगा। कैसे मिलेगा समझिएगा। सबसे पहली बात, ये जैसे आपको ये ऊपर लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखना होता है। तो समझिए, सबसे पहले हम एथिल एल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH। ये हमने क्या ले लिया, एथिल एल्कोहल ले लिया। तो एथिल एल्कोहल के हम 2 अणु लेंगे, एक यहाँ पे ले लिया है, एक और यहाँ पे हम ले लेते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं उल्टा लिख देता हूँ, HOC2H5। बात वही है, C2H5OH लिखें या देखिए ऐसे हमने OH C2H5 लिखें या C2H5OH लिखे, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सीधा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझाने के तौर पे मैं ऐसा लिख रहा हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो एथिल एल्कोहल के हमने 2 अणु ले लिया, इसको किसने 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हमें गर्म करना है, ठीक है जी। हमें गर्म करना है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं, ठीक है ना। अभी मैं इसको देख लूंगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए एथिल एल्कोहल के 2 अणु ले लिया है। सबसे पहली बात तो इसको हमें गर्म करना है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ठीक है ना, 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर। और दूसरी बात कि H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम क्रिया कराएंगे। तो जानते हैं, देखिए क्या होता है, कुछ नहीं होगा, यहाँ से हमारा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, तो ये दोनों निकलेंगे। तो देखिए H2 है तो H2 और O हो जाएगा, तो H2O बाहर निकल गया। तो ये सबसे पहली बात, साइड में H2O ये बाहर निकल गया, जल का अणु बाहर निकल गया। तो बचा क्या, C2H5O C2H5, यही ना बचा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे C2H5O C2H5, ये बच गया। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम हम लिखें तो इसका नाम ही है डाई एथिल ईथर। ये क्या है, डाई एथिल ईथर है।
ठीक है ना। ये क्या है, एथिल एल्कोहल है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। केवल यहाँ से H, यहाँ से OH निकला है तो H2O बाहर निकल गया तो बचा C2H5O C2H5 C2H5O C2H5, यही तो डाई एथिल ईथर है। तो इस प्रकार ये डाई एथिल ईथर बनता है। अच्छा, एक और बात है, देखिए हमने उल्टा इसको बस इसीलिए लिखा था कि ये H और OH यहाँ से मैं आपको बता सकूं कि यही निकले हैं, नहीं तो मैं C2H5OH भी लिखता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। वहाँ से OH फिर से अंडरलाइन करना पड़ता है, इस तरीके से बताना पड़ता है, उससे कोई बात नहीं है। एक और बात कि इस तरीके से मैंने इसको अंडरलाइन किया है, गोले के तरीके से दिखाया है, आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना है, मैंने समझाने के तौर पर आपको बताया है। समझ रहे हैं ना। तो इतनी बात समझ के सबसे पहले आप इतना ऊपर वाली लाइन को लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमें डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। ठीक है, उतना लिखने के बाद नीचे ये समीकरण लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। अब आता है कि प्रयोगशाला में ऐसे तो होता है, परंतु प्रयोगशाला विधि में आपको क्या लिखना है उसको समझिएगा। तो चलिए जी, अब मैं आपको विधि समझा दे रहा हूं। तो विधि में क्या होता है सर्वप्रथम उसको हम समझाते हैं। देखिए, इतना लिखने से पहले इसको थोड़ा समझ जाइए। थोड़ा सा ये इंग्लिश में सब कुछ लिखा गया है, अंग्रेजी में, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम कुछ नहीं लेते हैं। सबसे पहले ये एक स्टैंड है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है नीचे, ये क्या है, स्टैंड है जिस पर ये सब रखा गया है। अब क्या है कि यहाँ पे सबसे नीचे हमने एक बर्नर ले लिया है जिसे हम कहते हैं मतलब आग दिया जा रहा है, इसको जलाया जा रहा है। तो नीचे से इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। यहाँ पे एक बर्तन ले लिया गया है जिसमें बालू उष्मक, इसमें क्या है, इसमें है बालू उष्मक। ठीक है, मैं आपको बता दूं, इसमें है, इस वाले में है बालू उष्मक। ठीक है, ये जो एक आपको पात्र दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इस पात्र या इस बर्तन में हमने एथिल एल्कोहल, मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूं, एथिल एल्कोहल प्लस H2SO4 ये हमने लिया हुआ है। देखिए, एथेनॉल प्लस H2SO4 यहाँ पे छोटे से लिखा हुआ है। एथेनॉल को ही एथिल एल्कोहल कहते हैं, ये एथेनॉल IUPAC नाम है। ठीक है ना। तो देखिए, इस बालू उष्मक को हमने क्या लिया, एथिल एल्कोहल, इस बर्तन में एथिल एल्कोहल H2SO4 लेकर हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जैसे हम गर्म करते हैं ना, तो 140 डिग्री, यहाँ पे एक थर्मामीटर भी लगाया गया है जिससे टेम्परेचर पता चल सके 140 डिग्री हो गया ना। तो जैसे ही 140 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसकी सहायता से यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एथिल एल्कोहल, मतलब यहाँ से क्या निकलता है, यहाँ से डाई एथिल एथिल ईथर की वाष्पें यहाँ से निकलती हैं। इस प्रकार ये जाती हैं तो वाष्पें, डाई एथिल ईथर की वाष्प निकलेगी और वो यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे ये क्या है, जल संघनित्र है, जल संघनित्र है। तो ये जल संघनित्र द्वारा इसमें जाएंगी ना, तो जब वाष्पें इधर से जा रही हैं तो इसको जल संघनित्र द्वारा ठंडा किया जाएगा। कैसे ठंडा किया जाता है, तो इसमें जो दिख रहे हैं वाटर आउट लिखा गया है, मतलब बाहर से इसमें ठंडा जल हम इस जल संघनित्र में डालते हैं। तो ये डालते हैं और इधर से ये वाटर निकल जाता है। तो जब यहाँ पे हम डालेंगे तो ये जो वाष्पें हैं ये इस नली की सहायता से इधर जा रही हैं, वो ठंडा होंगी ना, और ठंडा होंगी तो द्रव अवस्था में आ जाएंगी, और वही द्रव अवस्था में यहाँ पे आती हैं। तो देखिए, एक हमने यहाँ पे भी ठंडा बर्तन ले लिया है जिसमें हमने आइस मतलब बर्फ और जल इसमें भरा गया है, और इसके ऊपर ही ये क्या, डाई एथिल ईथर हम ऊपर ही छान लेते हैं। ठीक है ना। तो ये इसकी विधि है, आपको याद रखना है। देखिए, ज़्यादा इसके बारे में कुछ समझना अगर ना समझ में आए, देखिए केवल आपको इतना ही समझना है जो हमने यहाँ पे लिखा है, और इतना ही आपको लिखना भी है। हमने लिखा है सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में, ये एक गोल पेंदी का फ्लास्क है कि नहीं है, ठीक है ना, फ्लास्क को आप बर्तन भी कह सकते हैं। तो सर्वप्रथम एक गोल पेंदी के फ्लास्क में C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल और H2SO4
को 2:1 में लेकर बालू ऊष्मक पर 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। ठीक है ना, इतनी बात आप समझ रहे हैं ना कि एक गोल पेंदी के फ्लास्क में एथिल अल्कोहल और H2SO4 को 2:1 में, कितने, 2:1 में क्या करते हैं, 2:1 में लेकर और 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम इसको जब गर्म करते हैं, यहाँ से तो गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर की वाष्पें प्राप्त होती हैं। लिखा है ना, जिससे डाई एथिल ईथर की वाष्प प्राप्त होती है और ये वाष्प जल संघनित्र द्वारा ठंडा करके क्या हो जाती हैं, ग्राह पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। जिसे ठंडा किया गया ग्राह पात्र में एकत्रित कर लेते हैं। तो बात आप समझ ही रहे हैं सब कुछ, केवल आपको इतना लिखकर ये फिगर बना देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लाइन लिखकर इतना यहाँ तक लिखेंगे, ये फिगर यहाँ पे नहीं बनाना है। उसके बाद जस्ट इसके नीचे आप विधि लिखेंगे, विधि के लिखने के बाद ये फिगर आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रयोगशाला विधि कंप्लीट होता है। जब भी प्रयोगशाला विधि पूछता है और 5 नंबर का पूछता है तो उसमें आपको रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है और पूछता भी है। तो चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले इसका भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या है, तो सबसे पहले इसका भौतिक गुण है जो है कि जो डाई एथिल ईथर होता है रंगहीन होता है, ज्वलनशील होता है मतलब जलता है, वाष्पशील होता है और विशिष्ट गंध वाला द्रव होता है। ठीक है ना, इतनी बात समझ गए कि रंगहीन होगा, इसका कोई रंग नहीं होगा, ज्वलनशील होगा मतलब जलाएंगे तो जल जाएगा, वाष्पशील होता है वाष्पों की तरह हुई होता है और विशिष्ट गंध होता है, परंतु वाष्पशील होगा, परंतु अगर हम उसको ठंडा करेंगे तो द्रव भी हो जाएगा, तो वो द्रव ही होता है। ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। अगला आता है, इसे त्वचा पर ठंडक का अनुभव होता है, मतलब जब डाई एथिल ईथर को अपने त्वचा पर हम रखेंगे तो ठंडा का महसूस होगा। ठीक है, ठंडा का अनुभव होता है, जैसे बर्फ को रखते हैं तो ठंडा लगता है ना, वैसे ही। अगला कह रहे हैं, यह जल में घुलनशील होगा और कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होगा। कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होता है, मतलब जल में तो केवल घुलनशील होगा, ठीक है, नॉर्मली तरीके से, परंतु कार्बनिक विलायकों में पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है ना, यही बात है, उसलिए अधिक घुलनशील लिखा गया है। अगला कह रहा है, यह जल से हल्का होता है। ये क्या होता है, डाई एथिल ईथर जल से हल्का होता है। अगला कह रहा है, इसे सूंघने पर बेहोशी आ जाती है। सही बात है भैया, डाई एथिल ईथर को यदि आप सूंघेंगे, अगर उसको आप नाक तक ले जाते हैं तो आपको क्या आएगी, बेहोशी आएगी, नींद आएगा। ठीक है ना, तो मैं आशा करता हूं कि इतनी जो बातें आपको बताई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगे। तो सबसे पहली बात तो आप निश्चिंत होकर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद रासायनिक गुण पर बढ़ेंगे जी। चलिए ले लिए होंगे, ठीक। देखिए याद रखेंगे, रासायनिक गुण ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, भौतिक गुण से ज़्यादा रासायनिक गुण इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 रासायनिक गुण लिख दिया है। सबसे पहला है जल अपघटन। अब देखिए जल अपघटन अगर हम कराते हैं तो यहाँ से भी हमें क्या मिलता है, डाई एथिल, मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा उसको हम देख लेते हैं जी। देखिए सबसे पहले यदि हम डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो डाई एथिल ईथर हम ले लेते हैं, जैसे C2, मैं यहाँ पे अदर कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा ये ले रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमने डाई एथिल ईथर यहाँ पे ले रहा हूँ, C2H5O C2H5, ये C2H5O C2H5, ये क्या है, डाई एथिल ईथर है। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो HOH, ये जल हमने ले लिया। देखिए HOH लिखें या H2O लिखें, दोनों बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है ना, तो डाई एथिल ईथर है, इसका जब जल अपघटन कराते हैं तो क्या होता है जी। तो जैसे ही हम इसका जल अपघटन कराएंगे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे केवल यही होता है कि यहाँ से एक ये बंध जो होता है ये टूट जाता है
और टूटेगा तो क्या होगा, ये एक H है, ये वाला H इधर जुड़ जाएगा और ये जो OH है ये इधर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या मिला, C2H5OH ये मिला। अब फिर से यहाँ पे भी देखेंगे तो C2H5OH, तो ये दो मिल रहे हैं, C2H5OH ये मिल रहा है, C2H5OH मिला। अब इधर भी C2H5OH मिल रहा है, मतलब इसके दो अणु मिल रहे हैं, तो ये हम दो यहाँ पे आगे लिख देंगे, इसका मतलब वही होता है, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से संकेत वहाँ पे नहीं दिखाना है, मैं समझाने के तौर पर आपको बता दिया। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो हमें एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। एक और बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि इसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम कराते हैं। किसकी, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में हम इसका कराते हैं जल अपघटन। तो मैं नाम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, नाम इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, डाई एथिल ईथर, ठीक है जी। ये जल है, आप जानते हैं, ये क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। अच्छा एक और बात बता दूं, ये नाम आपको लिखना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है कि नाम आपको छोड़ देना है, नाम मोस्टली आपको लिखना ही है, इतना लिख देंगे आपका काम कंप्लीट होता है। अच्छा ये आप सोच रहे होंगे कि सर इसको पहले हिंदी में लिखेंगे उसके बाद समीकरण लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है जी। आप हिंदी लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, आप लिखिएगा जल अपघटन, उसके साइड में आप एक ये आपको क्या करना है, समीकरण लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है, ठीक है ना। अगला दूसरा होता है गर्म व सांद्र H2SO4 से क्रिया। मतलब गर्म सांद्र H2SO4 से अगर हम क्रिया करते हैं, गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है जी। तो सिंपल सी, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले हम लेंगे C2H5O C2H5, ये हमने क्या ले लिया, डाई एथिल ईथर ले लिया। अच्छा आप कह रहे होंगे कि सर क्यों आप ये ले रहे हैं, ये भी बहुत सारे स्टूडेंटों का ऐसा आता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, रासायनिक गुण का मतलब ही होता है कि जिसको अगर हमने मान लेते हैं ये किसका रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो डाई एथिल ईथर का ही रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि डाई एथिल ईथर को हम किसी अलग अलग पदार्थों के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, वही रासायनिक गुण होता है। तो इसीलिए डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम डाई एथिल ईथर से ही हम क्रिया कराएंगे, किसका, सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे। तो चलिए कराते हैं जी। तो देखिए यहाँ पे हम H2SO4 का दो अणु ले लेते हैं, ठीक है। कितना हम ले लेंगे, दो अणु, तो HSO4 इस प्रकार लिख सकते हैं, फिर से HSO4 इस प्रकार में लिख देता हूं जी, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा बात आप समझिएगा, H2SO4 इस प्रकार लिख सकते थे मैं, बट समझाने के तौर पे मैंने ऐसा लिखा है। अब क्यों कैसे लिखा है ये मैं आपको बता दूं। देखिए दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी देखेंगे दो हाइड्रोजन, SO4 है तो SO4 ले लिया। तो ये एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, एक नीचे भी है HHSO4, मतलब ये भी एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, दो अणु हमने लिया है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस केवल आगे आप दो यहाँ पे लगा दीजिएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे आगे दो लगा देंगे, बात वही है। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझाने में आसानी हो। अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये एक बंध टूटता है, यहाँ से ये एक बंध टूटता है, यहाँ से एक बंध ये टूटता है। अब क्या यहाँ पे ऐड होता है, तो ये HSO4 है, HSO4, तो ये यहाँ पे ऐड होता है HSO4, और ये वाला HSO4 है, ये यहाँ पे ऐड होता है HSO4, ठीक है जी। इतनी बात समझ गए। उसके बाद अब क्या बचा, यहाँ का एक हाइड्रोजन बचा है, एक यहाँ का हाइड्रोजन, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक इधर एक इसका हाइड्रोजन, एक इसका हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है। अब ऐसे ऐड होंगे तो वो क्या बनेंगे, अब इसको मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या बनेंगे, सबसे पहली बात, ठीक है ना, एक और मैं बात थोड़ा सा इसको मिटका दूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो।
ठीक। अच्छा, ये समझ में तो आ रहा है ना? देखिए, मुझे भी कभी कभी डाउट होने लगता है क्योंकि मैं इतना डीप में चला जाता हूँ कि पता नहीं, मुझे भी कभी कभी लगता है पता नहीं आपको समझ में तो आ रहा है ना। देखिए, मैं आपके लिए समझाने के लिए इतना ईजी कर रहा हूँ। अब समझिएगा क्या होता है। ये तो आपको सब समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, C2H5HSO4। यहाँ पे एक बना है, क्या बना है, C2H5HSO4, यही ना बना है जी। C2H5HSO4, तो HSO4 ये हमने लिख दिया। अब देखिए इधर भी वही बना है, C2H5HSO4, C2H5HSO4, मतलब इसके दो अणु हैं, तो यहाँ पे हम आगे लिख देंगे 2। ठीक है, तो ये अब कंट्रोल संतुलित हो गया। अब इधर क्या बचा, H2O, ये जल बचा है, तो ये हम साइड में यहाँ पे लिख देंगे H2O। बात समझ गए ना? तो ये हमने इतना लिख दिया है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, ये है डाई एथिल ईथर, नाम लिखना अनिवार्य है, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना? तो इसको आपको डाई एथिल ईथर आपको नाम याद रखना है। और ये क्या है, तो ये है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है ना, 2 कार्बन है तो एथिल हाइड्रोजन और सल्फेट, तो इसको हम लिख देंगे एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये आपको याद रखना है कि जब डाई एथिल ईथर को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराया जाता है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ठीक है जी, चलिए इतना समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आप याद रखेंगे, ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो कोई डरने वाली बात नहीं है, 100% आपका सही है, फुल नंबर मिलेंगे। या आप चाहें इसको तो मैं इसको इरेज भी कर सकता हूँ और ऐसे नॉर्मल तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ। कैसे मैं लिख सकता हूँ, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, H2SO4, और यहाँ पे केवल आगे 2 लिख दूंगा, जिससे 2 अणु यहाँ पे हो गए। ठीक है ना? बाकी सब सेम टू सेम। ये आपको जो संकेत लिखा गया है, ये संकेत आप नहीं लिखेंगे क्योंकि समझाने के लिए मैंने ऐसा किया है। ठीक, अगला आता है गर्म HI से क्रिया। तो यदि हम गर्म HI से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है जी? तो देखिए सिंपल सी कुछ नहीं बनेगा। सबसे पहले हम C2H5O C2H5 को लेंगे, डाई एथिल ईथर को ले लिए और इसको HI से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ का एक टूट जाएगा और इधर जुड़ जाएगा H, इधर जुड़ जाएगा I। ठीक है, तो ये क्या बना, C2H5OH। तो ये क्या बना, C2H5OH बन गया, और प्लस इधर क्या बना, C2H5I बन गया, तो C2H5I बन गया। तो इससे क्या पता चला कि जब ये डाई एथिल ईथर हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करता है तो एथिल एल्कोहल बनता है। ये क्या है, एथिल एल्कोहल। ठीक है ना, बात आपको पता ही है, तो इतने बात आपको पता है। और ये क्या है, एथिल, ये क्या है, 2 कार्बन है तो एथिल, और ये आयोडाइड है तो आयोडाइड हम लिख देंगे, तो ये एथिल आयोडाइड है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छा लगा आप इतना तक देख रहे हैं। तो अब आता है उपयोग। उपयोग को भी हम जान लेते हैं, सिंपल सा है उपयोग। सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में, दूसरा होता है कार्बनिक विलायकों के रूप में, तीसरा होता है निश्चेतक के रूप में, मतलब बेहोशी करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में, और औषधियों के निर्माण में। तो ये 5 आपको उपयोग याद रखना है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, देखिए मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं बल्कि समझ कर याद करें, और इसीलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। खासकर रिएक्शन नहीं स्टूडेंटों को समझ में आता, फिर भी मैं बताता हूँ। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा मेहनत किया जा रहा है और यहाँ पे समझाने से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ना कि रटवाने पर, तब जाकर मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का सभी का लिंक है। आप चाहें तो उस पर क्लिक करके अपनी चैप्टर वाइज
ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने लगभग सबको करा ही दिया है। आगे जो और चैप्टर के बचे हुए हैं वो भी हम कराएंगे। हाँ, एक खास बात है, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में ज्वाइन होंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट जो वीडियो होंगे, इंपॉर्टेंट सूचनाएं होंगी, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स होंगे, वहाँ पे फ्री में आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। और जो इंस्टाग्राम जो है उस पर अगर फॉलो करते हैं तो आप वहाँ से कोई भी अगर इंपॉर्टेंट बात हो वहाँ पर आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा आवश्यक होगी तो वीडियो कॉल भी आपसे बात कर लिया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है ना, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच for watching this video. Thank you.